हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब जरा से हम अपने कुछ लेक्चर्स पीछे जाते हैं। आपको याद होगा जब हमने आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बताया था अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे पहले हमने टेस्ट किया था एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट वन सैम्पल में। फिर हमने दो सैम्पल में किया था एच नॉट म्यू वन इक्वल टू म्यू टू। उसी प्रकार से उसके बाद हमने किया था एच नॉट म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू म्यू के, अर्थात के पॉपुलेशन में हमने अपने मीन की इक्वलिटी की टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करी थी और उसको हमने कहा था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब अगर आप अपने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो हमने आपको पिछले लेक्चर में एच नॉट बीटा इक्वल टू बीटा नॉट या बीटा इक्वल टू ज़ीरो की हमने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करी है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे एच नॉट बीटा वन इक्वल टू बीटा टू की भी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कर सकते हैं। और उसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ा दें तो आप यहाँ पे अगर आपके पास मॉडल में के पैरामीटर्स हैं बीटा वन बीटा टू बीटा के, तो आप एच नॉट बीटा वन इक्वल टू बीटा टू इक्वल टू बीटा के ये वाली हाइपोथेसिस भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हाइपोथेसिस क्या होगी, ये आपको बताएगी कि क्या आपके मॉडल में सारे जो बीटा वन बीटा टू बीटा के हैं क्या उनकी वैल्यू बराबर है। और अगर हम ये टेस्ट कर लें कि एच नॉट बीटा वन इक्वल टू बीटा टू इक्वल टू बीटा के इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपको ये पता है कि एच नॉट बीटा इक्वल टू ज़ीरो क्या इंडिकेट करता है कि उससे जो करस्पॉन्डिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, वो हमारे मॉडल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है और वह कोई इम्पॉर्टेंट वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम उसको अपने मॉडल से डिलीट कर सकते हैं। तो उसी कार को हम अपने एक से ज़्यादा रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए बढ़ाते हैं और आज हम अपने एच नॉट बीटा वन इक्वल टू बीटा टू इक्वल टू बीटा के इज इक्वल टू ज़ीरो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मॉडल में ओवरऑल क्या हो रहा है। अगर आप कहते हो कि सारे के सारे हमारे बीटाज हैं, उनकी वैल्यू हमारी पॉपुलेशन में ज़ीरो है, इसका मतलब है कि कोई भी हमारा उसमें से वेरिएबल इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यूजुअली ऐसा ये होता नहीं है, लेकिन हमारे पास उस बीटा वन बीटा टू बीटा के में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो उनको हम उस अपने एनालिसिस और वेरिएंस के द्वारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आज अपने इस लेक्चर में अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में एनालिसिस और वेरिएंस को कैसे लगाएंगे उसके बारे में बात करते हैं और उसको अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से निकालेंगे उसकी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम ये आपको बता दें कि एनालिसिस और वेरिएंस को करने के लिए हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क होता है, जिसमें हमारे सारे रिजल्ट्स के डेरिवेशंस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के डेरिवेशंस होते हैं, उनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के डेरिवेशंस होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे उनको नहीं कर रहे हैं, हम उनका आपको जो भी डायरेक्ट रिज़ल्ट और उसका एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। अब देखिए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है इसके बारे में तो आपको हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पे हम अपने टोटल वेरिएशन को हम अपने बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी और विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी में सम ऑफ स्क्वायर्स के द्वारा ऑर्थोगोनली डिवाइड करते हैं और फिर हम ये चेक करते हैं कि कौन सा हमारा वेरिएशन कम है और ज़्यादा है। अब अपने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में सपोज़ हम एक सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं और हमारा सवाल है कि इस मॉडल की जो हमने भी फिट किया है उसकी ओवरऑल एडिक्वेसी क्या है। तो इसको हम अपने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के द्वारा यहाँ पर इस सवाल का जवाब निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर अपने इस इक्वलिटी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं और इसका जो हम अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे उसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताने के पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये हरदम ध्यान रखना है कि यह इक्वलिटी हम जो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं हम उनके ऊपर करते हैं और हम इसको इंटरसेप्टम के ऊपर नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी आप कभी एनालिसिस और वेरिएंस करेंगे तो आपको उसमें से जो हमारे स्लोप पैरामीटर्स हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, उनको कंसीडर करना है और जो इंटरसेप्ट टर्म है उसको कंसीडर नहीं करना है।
इसलिए हम अपनी ये जो नल हाइपोथेसिस है जो हमारी इक्वलिटी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करती है उसको यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन हम इसमें से इंटरसेप्ट टर्म को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हमारी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी H0 β2 इक्वल टू β3 इक्वल टू βk इक्वल टू 0, राइट। और इसको हम टेस्ट करते हैं अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से जो हमारी है H0 H1 बीटा j इज नॉट इक्वल टू 0 एटलीस्ट j इक्वल टू 2 3 k के लिए। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कम से कम एक ऐसा बीटा j है जो हमारा 0 के बराबर नहीं है। यह हाइपोथेसिस हमारी इस बात का भी पता लगाती है कि y और जो हमारे बाकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, जैसे इस केस में x2 x3 xk, उनके बीच में हमारा संबंध लीनियर है कि नहीं है, राइट। और ये जो हमारा एनालिसिस का वेरिएंस का टेस्ट होता है, ये हमारा एक ओवरऑल टेस्ट फॉर मॉडल एडिक्वेसी, ग्लोबल टेस्ट ऑफ मॉडल एडिक्वेसी भी हम उसको कहते हैं। और अगर ये इसमें से हमारी H0 रिजेक्ट हो जाती है तो ये इंडिकेट करती है कि कम से कम एक हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इस प्रकार का है जो हमारे उस मॉडल में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, राइट। तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो हमारा है, ये आपको हमने जैसे पहले बताया था, इसमें हम अपने टोटल वेरिएशन को हम दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं। तो अर्थात जो भी हमारा रिस्पांस वेरिएबल है उसके अंदर जो हमारा टोटल वेरिएशन है जिसको हम सम ऑफ स्क्वायर के द्वारा निकालते हैं, उसको हम दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में डिवाइड करके उन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स को हम की एनालिसिस करके देखते हैं। और क्योंकि ये जो हमारे कंपोनेंट होते हैं ये हमारे दो एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, एक कि जो हमारा डेटा है वो हमारा फिटेड मॉडल के द्वारा कितना वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, और इस मॉडल के अंदर कितना हमारा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है जो हमारा रैंडम फैक्टर्स के कारण है। तो जिस प्रकार से हमने आपको पहले के लेक्चर में जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात करी थी, वहाँ पर हमने उसको विद इन ग्रुप वेरिएशन और बिटवीन ग्रुप वेरिएशन में बांटा था। उसी प्रकार से यहाँ पर हम अपने इस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में इसको हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक हिस्सा हमारा जो भी हमने मॉडल फिट किया है वह मॉडल हमारा उस डेटा के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको बताता है। और दूसरा जो हमारा ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है ये हमारा उस मॉडल में रैंडम फैक्टर्स के द्वारा कितना वेरिएशन हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, राइट। और ये जो हमारे वेरिएशंस होते हैं उनको हम सम ऑफ स्क्वायर्स के द्वारा निकालते हैं। तो जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल है इसको हम SS टोटल से दिखाते हैं, और हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन है अर्थात जो फिटेड मॉडल के कारण हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स है उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं SS रिग्रेशन। और जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रैंडम एरर है उसको हम, और या जो हमारे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल्स है उसको हम यहाँ पे SS RES के द्वारा दिखाते हैं। तो चूंकि हम अपने सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल को दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं SS टोटल इज इक्वल टू SS रिग्रेशन प्लस SS रेस, और ये दोनों कंपोनेंट हमारे आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ये हमारी आवश्यकता होती है कि हम अपना जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आगे डेवलप करेंगे उसके लिए ये एजम्पशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। और ये जो हमारे सम ऑफ स्क्वायर्स होते हैं ये हमारे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर B जो हमारा बीटा का एस्टिमेटर है उसके ऊपर ये बेस्ड होते हैं, राइट। तो अब हम आपको यहाँ पे ये सम ऑफ स्क्वायर्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं, उनका क्या मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम उनके जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं सच दैट कि जैसे कि जब आप उसको R सॉफ्टवेयर में करेंगे तो जो वैल्यू आपकी कंप्यूट होकर के आ रही है उसके बारे में कम से कम आपको पता रहेगा कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, राइट। तो जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल हमारा होता है वो इस प्रकार से आता है SS टोटल इक्वल टू y ट्रांसपोज y माइनस समेशन I गोज फ्रॉम 1 to n yi होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। और जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन आता है वो इस प्रकार से आता है b ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y माइनस समेशन yi होल स्क्वायर अपॉन n, राइट। और ये तो हम इसको थ्योरी में बताते हैं, चूँकि सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटेशन करना बहुत आसान होता है। तो आप देखेंगे कि जब हम अपने R सॉफ्टवेयर में जब इस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को कंडक्ट करेंगे तो इसके अंदर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू जो हमारा रिग्रेशन आता है ये हमारा जो हमारे वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 xk उन्हीं के कारण तो आया है, तो यह उनको इंडिविजुअल पार्ट्स में भी डिवाइड कर देता है,
राइट और आप देखेंगे कि ये जो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, अब जब आर सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू x1 प्लस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू x2 प्लस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू xk भी आ जाएगा, और इस केस में हर एक सम ऑफ स्क्वायर की हमारी एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। ये हमारा सॉफ्टवेयर में कार्य करने का एक एडवांटेज भी है, राइट। और जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल होता है उसको हम इस प्रकार से निकालते हैं y माइनस एक्स बी ट्रांसपोज y माइनस एक्स बी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा y ट्रांसपोज y माइनस बी ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y। और इसको आप अगर देखेंगे तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन के द्वारा भी निकल आता है कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल में से हम सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन हम माइनस कर दें, राइट। तो ये जो हमारे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल ये हमारे आपस में इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस प्रकार से होती हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी n-1 होती हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी k-1 होती हैं। और अगर हमने इसको यहाँ पे जिस प्रकार से हर एक हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि हमने अगर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन को अपने अगर हर एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के सापेक्ष पार्टिसिपेंट को पार्टीशन कर दिया है तो हर एक कंपोनेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी एक आएगी, और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल की डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k होती है, राइट। अब इसके बाद आपको याद होगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम सम ऑफ स्क्वायर्स को डिफाइन करने के बाद में हम मीन स्क्वायर डिफाइन करते हैं। तो मीन स्क्वायर हमारा क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। तो अपने इस मीन स्क्वायर को हम यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो उसकी करस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनका रेशियो। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मीन स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन हम किस प्रकार से डिफाइन कर देंगे, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो कितनी है k-1। तो इसको हम बोलते हैं ये हमारा मीन स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन है, MS रिग्रेशन। और उसी तरीके से अगर हम मीन स्क्वायर ड्यू टू वेरिएबल xj अगर हम निकालना चाहें अगर, तो इसको हम लिख देते हैं MS xj इज इक्वल टू SS xj अपॉन 1, क्योंकि इसकी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होती है SS xj की। और उसी तरीके से हम अपने मीन स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल्स को निकाल सकते हैं किस प्रकार से, SS res डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k, और इसको हम MS res में भी हम इसको इंडिकेट करते हैं। अब जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है, अर्थात H0 बीटा 2 इक्वल टू बीटा 3 इक्वल टू बीटा k इक्वल टू 0 अगर होती है, देन हमारा जो MS रिग्रेशन अपॉन MS रेस ये हमारा F डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी k-1 और n-k होती हैं, और इसको हम f के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे की जो स्टैटिस्टिक्स की एनालिसिस होती है वो उसी पर बेस्ड होती है कि जो हमारे सम ऑफ स्क्वायर्स अपॉन सिग्मा स्क्वायर ये हमारे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, और उसी तरीके से हमारा जो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल दोनों काई स्क्वायर को फॉलो करेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर हम दोनों का रेशियो डिवाइडेड बाई देयर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर निकालेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा f आ जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जब पहले पढ़ाया था उसमें आपको करके भी दिखाया था, आज हम उसका खाली यहाँ पर एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना चाहिए तो आप कोई भी रिग्रेशन एनालिसिस की अगर आप किताब उठा लेंगे तो वहाँ से आपको इसके मैथमेटिकल डिटेल्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे और बहुत आसानी से समझ भी आ जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जब हमारा डिसीजन रूल किया जाता है कि हम अपनी H0 को H1 के सापेक्ष में रिजेक्ट कर देंगे अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, अगर हमारा p वैल्यू हमारी अल्फा जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उससे कम आ जाती है। और या अगर हम अपने क्लासिकल तरीके का रूल बनाना चाहते हैं तो हम कह देंगे कि हम H0 को अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर रिजेक्ट करेंगे कब, जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ये जो हमारी है टेबुलेटेड वैल्यू है, राइट, को अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर और k-1 और n-k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ, तो जब ये हमारी इससे बड़ी या बराबर हो जाएगी, राइट। तो अब इसी को इस सारे जो हमारी एनालिसिस को इसको हम अपने एक टेबल के फॉर्म में समराइज़ कर देते हैं और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी एनोवा टेबल है, राइट। तो इस एनोवा टेबल में क्या है, हमारे पास यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएशन है, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स है, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, फिर मीन स्क्वायर है, और उसके बाद हम एफ को दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन होगा, फिर हमारे पास रेजिडुअल है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल होगा, और उसके बाद है टोटल है। तो ये हमारा दोनों का सम होगा और इसको हम कहेंगे कि इसका करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल है। और इन सम ऑफ स्क्वायर से संबंधित जो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, SS रिग्रेशन की होगी k-1, SS रेजिडुअल की होगी n-k, और SS टोटल की होगी कितनी n-1। अब उसकी बेसिस पे हम अपना यहाँ पे मीन स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन और मीन स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल निकाल सकते हैं। इन दो कंपोनेंट्स का आपस
आपस में रेशियो लेकर के, और उसके बाद इन दोनों का रेशियो लेकर के हम अपनी एफोस्टैटिसिस को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और अगर हमारी H0 रिजेक्ट हो जाती है तो ये हमको इंडिकेट करती है कि पॉसिबली उसमें से कोई ना कोई एक रिग्रेशन पैरामीटर ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, राइट। तो चलिए अब हम इसी कार को ज़रा अपने R सॉफ्टवेयर में करते हैं, और R सॉफ्टवेयर में करने के लिए हम अपने उसी एग्जाम्पल को हम फिर से लेते हैं जिसको हमने पहले लिया हुआ है, जहाँ पर हमने अपने 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हुए हैं, और जो उन बच्चों के नंबर, जो स्टूडेंट्स के हमारे नंबर 250 में से आए हैं, हम ये मानते हैं कि ये जो नंबर हमारे 3 वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, x1, x2, x3। यहाँ पर x1 हमारा क्या है कि उस स्टूडेंट ने 1 घंटे में कितने घंटे पढ़ाई करी है, x2 क्या है उस स्टूडेंट ने हर महीने कितने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, और x3 क्या है कि उस स्टूडेंट ने 1 हफ्ते में कितने घंटे खेला है। और इसके जो ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, ये किस प्रकार से हैं कि ये हमारा स्टूडेंट नंबर 1, इसके 250 में से 180 नंबर आए हैं, और इस स्टूडेंट ने 1 हफ्ते में 34 घंटे पढ़ाई करी है, 1 महीने में उसने 3 असाइनमेंट दी हैं, और उसने 1 हफ्ते में 15 घंटे खेला है। इसी तरह से हमारे पास डेटा हमारे बाकी स्टूडेंट्स का भी है, और उसको हम अपने जो भी एक इस मॉडल में y = बीटा 0 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस एप्सिलॉन के द्वारा एनालाइज करते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट टर्म है, राइट। तो इसको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, और जो अपनी एनालिसिस और वेरिएंस है ये हमारा बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 के ऊपर हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये हमने अपने उस डेटा x1, x2, x3 और y को यहाँ पर इस डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया, और उसके बाद में हमको जो अपना एनोवा का कमांड है वो यूज़ करना है। तो एनालिसिस और वेरिएंस को करने के लिए हमारे पास कमांड होता है ANOVA, और इस एनोवा को हम अपने R ऑब्जेक्ट जो हमारा LM वाला कमांड था उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो कैसा आपको याद होगा कि पहले हमने LM y टिल्डा x1 प्लस x2 प्लस x3 से अपना मॉडल निकाला था। अब हम उसके साथ में इसके ऊपर अपना एनोवा कमांड यूज़ कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम ये चाहते हैं कि हमको खाली एनालिसिस और वेरिएंस की जो टेबल है ये मुझे मिल जाए। तो देखिए जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा इस प्रकार का आउटकम आ जाता है, जहाँ पर हमारा देखिए ये दिया हुआ है x1, x2, x3 और रेजिडुअल, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दी हुई हैं, फिर उनका सम ऑफ स्क्वायर्स देखिए ये दिया हुआ है यहाँ तक, उसके बाद इसका मीन स्क्वायर्स दिया हुआ है, उसके बाद में f वैल्यू दी हुई है, और उसके बाद में इसकी जो p वैल्यू है ये दी हुई है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे रेजिडुअल के बारे में है, ये इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स है, और ये आपका मीन स्क्वायर है, राइट। तो इसकी तरह अब हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं, और आपको सबसे पहले बताते हैं कि हमने जो अपनी एनालिसिस और वेरिएंस की टेबल बनाई है उसके अंदर हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए ये एनालिसिस और वेरिएंस टेबल बिल्कुल वही है जो मैंने आपको यहाँ पे देखिए ये बनाई थी। अब इसी के अंदर हम इन अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, राइट। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएशन, देखिए कौन कौन सा हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, इसके द्वारा हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हमारा अगला सोर्स है रेजिडुअल, उसके अंतर्गत हम सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल निकाल लेंगे। और फिर हमारा आ जाएगा तीसरा, हमारा रो आ जाएगी टोटल की, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल आ जाएगा। तो देखिए ये जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे जैसे आई हैं 21036.8, 188, 605, 6.7, 13.6, इसको देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये देखिए ये और ये, जैसे कि आपको समझ में आ जाए, राइट। तो अब आप देखोगे कि ये जो हमारा है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, इसको यहाँ पे हमने इस सॉफ्टवेयर ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये हमारा हो गया सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू x1, दूसरी वैल्यू हमारी हो गई सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू x2, और तीसरी वैल्यू हमारी हो गई सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू x3। और ये इनकी देखिए वैल्यूज़ हैं, और इसके एक करस्पॉन्डिंग आपकी k की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 4, तो उसने 4 - 1 कर दिया 3, तो इसने और 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को उसने 1 + 1 + 1 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, राइट। और उसके करस्पॉन्डिंग उसने इसका जो मीन स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन है इसको निकाल दिया, ये इसने सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए चूँकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा मीन स्क्वायर की वैल्यू वही आ जाएगी जो हमारे सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू है, राइट। और वही कार्य उसने देखिए अपने इस रेजिडुअल के केस में किया, जहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 13.6, देखिए ये, और इसके करस्पॉन्डिंग आपकी n-k, n की वैल्यू कितनी है 20, k की वैल्यू है कितनी 4, तो ये आपकी 16 की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई। और इसके करस्पॉन्डिंग जब आपने यहाँ पे SS रेजिडुअल कितना है 13.6 डिवाइडेड बाई 16 किया, तो ये आपका 0.9 आ जाएगा।
और उसके साथ ही जब हम अपने इस टोटल की बात करते हैं तो टोटल में क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू इस रिग्रेशन और रेजिडुअल, हम दोनों का सम करेंगे। तो हम जब आप सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन प्लस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल करेंगे तो देखिए ये सारे के सारे को सम करने पर हमको सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल मिल जाएगा। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी होगी, n-1, तो ये 20-1 हो जाएगा। और अगर साथ ही आप अगर इसको ऐड भी करना चाहेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी फिशर कॉकरन थ्योरम के एप्लीकेशन के कारण ये हमारी एडिटिव होती हैं। तो अगर हम ये कहते हैं 16 और ये जो हमारे 3 है 1 + 1 + 1, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो भी हमारा यहाँ पर 19 आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपनी जो भी एफ स्टैटिस्टिक्स है हम उसको यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो एफ हम कैसे निकालते हैं, मीन स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल। तो उसने यहाँ पे देखिए x1, x2 और x3 तीनों के लिए उसने आपको यहाँ पे एफ स्टैटिस्टिक्स निकाल दी है। और उसके करस्पॉन्डिंग देखिए जो भी यहाँ पर ये पी वैल्यूज़ निकली हुई थी इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है साथ में। तो देखिए अब आप यहाँ से आपका काम बहुत आसान हो गया। आपको देखना है कि अगर आपने अल्फ़ा की वैल्यू ली हुई है 0.05 तो ये जो पी वैल्यूज़ हमारी हैं ये हमारी अल्फ़ा से कम है कि ज़्यादा है। तो आपने देखा कि हर एक केस में जो पी की वैल्यू है वो आपकी अल्फ़ा = 0.05 से बहुत कम है। तो आप ये कह सकते हो कि तीनों केसेस में हमारी H0 रिजेक्ट हो जाती है, राइट। अर्थात इसमें से कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो हमारा ज़ीरो है। तो देखिए ये वही तो रिज़ल्ट आया जो आपने पहले इंडिविजुअल रिग्रेशन कोएफिशिएंट के द्वारा निकाला था, राइट। तो इसी चीज़ को अब हम आपको देखिए यहाँ पर एक बार फिर से दिखा देते हैं कि आपने जिन एक्सप्रेशंस को हमने आपको बताए थे वो एक्सप्रेशन वहाँ पे किस प्रकार से आते हैं, राइट। तो देखिए ये जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन आया था ये हमारा कहाँ से आया था, ये हमारा ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने आपको बताया था इसको कंप्यूट करके ये हमारा एक्सप्रेशन आता है, राइट। और उसी तरीके से जो हमारा रेजिडुअल के बारे में सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल आ रहा है ये हमारा SS टोटल माइनस SS रिग्रेशन को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे मीन स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हमारा मीन स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन हमारा SS रेग डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके द्वारा आ रहे हैं। और MS रेजिडुअल हमारा इसी प्रकार से यहाँ पे SS रेजिडुअल डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के द्वारा यहाँ पर निकाला जा रहा है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे एफ़ वैल्यू को देखते हैं तो एफ़ वैल्यू हमारी ये MS रिग्रेशन डिवाइडेड बाय MS रेस के द्वारा इन वैल्यू को निकाला गया है। और साथ में इनकी ये पी वैल्यू हैं और जिनके करस्पॉन्डिंग हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार के द्वारा भी दिया हुआ है। तो यहाँ के से मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि जो हमने अपने थ्योरी में सेटअप बताए थे और जो थ्योरी में जो आपको मैंने फार्मूले बताए थे उन्हीं फार्मूलों को तो कंप्यूट करके हमारी ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये आपको समझना यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है, राइट। चलिए अब हम आपको एक बार फिर से आपका जो R सॉफ्टवेयर आया था वो उनका आउटकम देखिए मैं आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो हम सबसे पहले अपने इस डेटा को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं x1 + x2 + x3 देखिए, और इसके ऊपर हम अपना जो भी एनालिसिस और वेरिएंस वाला कमांड है उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए ये जो आउटकम आ रहा है ये यही तो आउटकम है जो आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है और जिसकी हमने आपसे एनालिसिस करी है। ये वही चीज़ तो है, देखिए आप अगर ध्यान दें तो जो आप इसकी एनालिसिस करके मैंने आपको समझाया है, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपने इस लेक्चर को रोकते हैं। और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने आपको एनालिसिस और वेरिएंस के बारे में बताया है, लेकिन आपने देखा कि इसको एग्जीक्यूट करना तो बहुत ही आसान काम है। आपने खाली कमांड लिखा, डेटा दिया और इंटर कर दिया, लेकिन ख़ास बात होती है इसका इंटरप्रिटेशन करना। और इंटरप्रिटेशन करने के साथ में ये भी बहुत आवश्यक होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर हमारा आउटकम दे रहा है उसके अंदर खाली कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, वह न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं ये तो हमको कम से कम मालूम होना चाहिए। जब ये मालूम होगा तभी हम उसका सही तरीके से इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप देखोगे कि आपको एनालिसिस में कुछ ऐसा आउटकम आ रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, देन आप इन कॉन्सेप्ट के द्वारा आप पीछे जा कर के ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी कुछ ठीक नहीं आ रही, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। और कोई कारण अगर है तो हमारी क्या प्रोसेस में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके लिए हमारा वहाँ पे ध्यान जाना चाहिए।
तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और जो इवेंट हो रहा है, इनके बीच में एक अपनी यूनिक करस्पॉन्डेंस होती है, उनका एक यूनिक संबंध होता है जो हमको यहाँ पे समझना पड़ता है। और उसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आपको जो भी किसी नोन एक्सपेरिमेंट के साथ में आप एनालिसिस करेंगे, तो जो भी एनालिसिस के आउटकम आ रहे हैं और जो भी उस जो आपका नोन एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों के बीच में आप एक संबंध इस्टेब्लिश कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि अगर ये वैल्यू इस प्रकार से आती है तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा होना चाहिए। ये उसी तरह की बात है कि जब हम अगर किसी थर्मामीटर को अपने मुंह में लगाते हैं और उसकी जो रीडिंग आती है उसकी बेसिस पर हम ये फैसला कर पाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इस वक्त किस तरह की कंडीशन है। अगर हमारा टेम्परेचर 102 डिग्री जाता है, हम कहते हैं कि ये तबीयत ख़राब है, बुखार है। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल आता है तो हम कहते हैं कि बॉडी में कोई समस्या नहीं है। उसी तरीके से इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देख करके आपको अपने डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी किताब से कुछ उदाहरण लीजिए और जो आपने उदाहरण पहले अपने रिग्रेशन मॉडल को फिट करने के लिए थे, उन्हीं पर ही तो आप एक बार फिर से एनालिसिस और वेरिएंस को लगा दीजिए और देखिए कि जो आपने इंडिविजुअल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के लिए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस किया था, क्या वही आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आ रहा है, या जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आ रहा है क्या वही इंडिविजुअल रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में आ रहा है। और इनके बीच में जो संबंध है आप उसको समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।